वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा BSR। और आज हमारी ये प्रोबेबिलिटी की सेकंड वीडियो है। और पहली वाली वीडियो में मैंने तुम लोगों को इंट्रोडक्शन बताया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है और कितने तरीके की होती है। तो हमने पढ़ लिया कि प्रोबेबिलिटी दो तरीके की होती है, एक्सपेरिमेंटल या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। जिसमें से एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हमने क्लास 9th में कैलकुलेट की थी और उसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला हुआ करता था, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। सपोज एक इवेंट है हमारे पास ई और हमें इसकी जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है वो कैलकुलेट करनी है। इंडिकेट करेंगे पी ब्रैकेट स्टार्ट ई ब्रैकेट क्लोज, यानी जो तुम्हारी इवेंट है उसको तुम ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। फिलहाल मेरे पास इवेंट ई है तो मैंने ई लिख दिया है, तुम्हारी जो इवेंट होगी वो तुम ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। और इसका जो फॉर्मूला बनेगा, जैसे वहां पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हुआ करते थे, यहाँ पे जो ट्रायल्स वर्ड यूज की जगह हम आउटकम्स यूज करेंगे। तो सबसे मेन चीज है यहाँ पे आउटकम्स, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट जो दिया जाएगा उसकी पॉसिबिलिटीज सोचनी होगी, यानी हम उसकी सारी पॉसिबिलिटीज को सोचेंगे। और जब उन पॉसिबिलिटीज को हम एक डिटेल के साथ शो करेंगे तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस तैयार करते हैं, फिर उस सैंपल स्पेस में जो हमारी इवेंट है उसके फेवर में जितने आउटकम्स हैं वो हम नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं ऊपर जो हम फ्रैक्शन में निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, उसमें हम ऊपर की तरफ नोट करेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, यानी वो जो इवेंट है उसके फेवर में जितने आउटकम्स है वो हम ऊपर की तरफ देखेंगे। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो हम नीचे लिखेंगे, यानी डिनोमिनेटर में हम टोटल आउटकम लिखेंगे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, और न्यूमरेटर में हम उस इवेंट के फेवर में जितने आउटकम्स होंगे वो हम लिख देंगे। इसके बाद हमारा जो आंसर है वो एक फ्रैक्शन में आ जाएगा। वैसे अगर हम चाहें तो इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेसिमल्स में भी, लेकिन जनरली हम आंसर फ्रैक्शन में देते हैं। और ये ध्यान रखोगे कि फ्रैक्शन में 1 अगर हमारा आंसर आता है तो उसका मतलब 100% होता है, 1/2 फ्रैक्शन में आता है तो उसका आंसर 50% होता है, और अगर 1/4 आता है तो उसका आंसर 25% होता है। यानी हमारी इच्छा है कि हम फ्रैक्शन में दें, परसेंट में दें या डेसिमल में दें, क्योंकि हम इसको चाहे तो 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हैं। तो तीनों तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम फ्रैक्शंस में देते हैं। और फ्रैक्शन को ही ध्यान रखना है, लोएस्ट टर्म में देना है, यानी जो उसमें HCF है दोनों का उससे डिवाइड करके जो लोएस्ट टर्म आएगी, यानी ऐसा हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोड़ना है जिसका कॉमन फैक्टर 1 होगा, यानी को प्राइम। तो को प्राइम के केस में हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को छोड़ना होगा। इसके अलावा हम एक दो बातें और ध्यान रखेंगे, जैसे किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है या तो 1 होती है या 1 से छोटी होती है, या फिर 0 होती है या 0 से बड़ी होती है। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की अगर हम निकालेंगे तो हमारा आंसर या तो 1 आएगा या 1 से छोटा आएगा, या 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, यानी 0 और 1 के बीच में लाइज करेगा, लेकिन 0 और 1 भी ऑप्शन है। अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए तो उस इवेंट को हम बोलेंगे ई इज इम्पॉसिबल इवेंट। ये इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगी। जबकि प्रोबेबिलिटी हमारी 0 आती है। अगर हमारी प्रोबेबिलिटी 1 आती है, एग्जैक्ट 1, तो हम उस केस में ई को बोलेंगे देन ई इज श्योर इवेंट।
और यहाँ पे हम एक बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारी जो रेंज है वो 0 और 1 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 एंड 1, तो हमारा आंसर कभी माइनस में नहीं आएगा और कभी 1 से बड़ा नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब 1 से बड़ा कब आएगा, जो ये हमारा फ्रैक्शन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्योंकि हम जो आंसर निकाल रहे हैं वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर निकाल रहे हैं। अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में हम कोई चीज लिख रहे हैं और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है तो हमारा आंसर 1 आएगा। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल है तो आंसर 1 है, और अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो आंसर लेस देन 1 है, 1 से छोटा है। और अगर हमारा न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो आंसर ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है। तो इस केस में हम ध्यान रखेंगे कि 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि न्यूमरेटर को हमें डिनोमिनेटर में से ढूंढना है, क्योंकि सबसे नीचे हमारा आ रहा है डिनोमिनेटर में ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो जो हमारे फेवरेबल आउटकम है वो कभी पॉसिबल आउटकम से ज्यादा नहीं हो सकते। यानी अगर हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज 6 है तो फेवरेबल आउटकम हमारे 6 से ज्यादा नहीं हो सकते, इसलिए हमारा आंसर कभी 1 से ऊपर जाएगा ही नहीं। और मैक्सिमम वो उसके इक्वल हो सकते हैं, यानी 6 के 6 आउटकम हमारे फेवरेबल हो सकते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर या तो 1 आ सकता है या फिर 1 से छोटा ही रहेगा, क्योंकि ये उससे कम हो सकते हैं, उसके इक्वल हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं, एक कभी माइनस में नहीं हो सकते। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं होगी और कभी 1 से ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि एक नंबर में एक क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इवेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। तो वो तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन दे देगा जिसमें एक माइनस का भी ऑप्शन होगा, या फिर एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो वो दोनों केस हमारे नहीं हो सकते। इसके अलावा एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी इवेंट पॉसिबल है और अगर उन सारी इवेंट्स की हम प्रोबेबिलिटी का सम करके देखें, ये तुमने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जितने भी इवेंट पॉसिबल है, मान लो n इवेंट पॉसिबल है और उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम करें तो हमेशा आंसर 1 आता है। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, उनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा। इसके अलावा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर हमारे पास कोई इवेंट है E और अगर हम उसी की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ले नॉट E, यानी होना और उसी का ना होना, तो उनका सम भी 1 होता है और इस केस में ये इवेंट्स कहलाती हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो फाइनली ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है और इन्हीं के बेस पे ये एक्सरसाइज होती है। फॉर्मूला तो मेन एक है, बट ये सब चीजें भी हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि जो हमारी एक्सरसाइज है 15.1 उसके सबसे पहले वाले क्वेश्चन में हमें यही फिल करना है। तो मैं तुम्हें 15.1 के क्वेश्चंस करा रहा हूं। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कंप्लीट करना है स्टेटमेंट को। तो पहला पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड नॉट E इज इक्वल टू 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन, दैट कैन नॉट बी हैपन का मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी इसकी 0 होती है और इस इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट सर्टेन टू हैपन, सर्टेन टू हैपन का मतलब 100% होगी, तो वो है श्योर इवेंट और उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1 और उस केस में उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। इसके अलावा सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेसर देन और इक्वल टू 1। तो ये फिल इन द ब्लैंक तुम कर लोगे। ये जो इक्वली लाइकली के एक्सपेरिमेंट थे इनके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें मैं पूछा है कि एक कॉइन को हम क्यों कंसीडर करते हैं किसी भी गेम को स्टार्ट करने में। जो टीम सबसे पहले बॉल स्टार्ट करेगी किक, वो फुटबॉल का गेम है और उसमें सबसे पहले कोई टीम गेम स्टार्ट करती है, किक लेती है बॉल को, तो वो कौन सी टीम का डिसाइड करेंगे हम, कौन सी टीम ऐसा करेगी, तो उसके लिए हम टॉस करते हैं। तो टॉस में हम कॉइन को ही क्यों सेलेक्ट करते हैं, तो बहुत से लोग इसका आंसर देते हैं इक्वली लाइकली आउटकम से कॉइन के। तो इक्वली लाइकली तो और भी बहुत सारी चीजों के होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स के भी होते हैं, डाइस के भी होते हैं। तो यहाँ हम कॉइन को इसलिए सेलेक्ट करते हैं कि इक्वली लाइकली तो आउटकम है ही उसके, यानी कि नॉन पार्शियल, कि किसी भी चीज के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, यानी चांस दोनों के बराबर है और 2 ही पॉसिबिलिटी है और टीम भी 2 है, टीम भी 2, पॉसिबिलिटीज भी 2, इसीलिए हम कॉइन को कंसीडर करते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 वही है, मैं तुम्हें बता रहा था कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो देखो 2/3 हो सकती है,
-1.5 नहीं हो सकती। मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। परसेंट में हो सकती है, 15% हो सकती है, 0.7 भी हो सकती है। फ्रैक्शन को हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में अगर तुम देखो तो ये जो लास्ट वाला फार्मूला है ये यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां से पहली बार लिखने वाले क्वेश्चन आए। वैसे तो लिखने तो तुम्हें उनके भी आंसर है, बट ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया कि जो मेरे को लिखना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें हमें पूछा 5। इसमें हमें दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एक इवेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन है और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.05। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमें फाइंड करनी है इज इक्वल टू 1। अब ये ट्रांसफर करेंगे ट्रांसपोज इधर, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो नॉट ई की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 माइनस 0.05। अब इसको माइनस कर लेंगे तो 1.00 और 0.05 कैरी करेंगे। 10 माइनस 5 9 माइनस 0 9 यानी 0.95। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई नॉट ई की। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक बैग है और उसके अंदर लेमन कलर की फ्लेवर की कैंडीज है, टॉफियां है लेमन की, और मालिनी उसमें से एक टॉफी निकालती है बिना बैग को देखे। बैग के अंदर झांके बिना वो अचानक हाथ डाल के कैंडी निकालती है और वो ऑरेंज की होगी। तो ऑरेंज की तो हो ही नहीं सकती, यानी इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। और वो लेमन की होगी तो 100% लेमन की होगी क्योंकि सारी टॉफी लेमन की है। तो ये श्योर इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। तो ये ओरल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 सेम 5th की तरह है क्योंकि इसमें एक ग्रुप है 3 स्टूडेंट का और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। नॉट हैविंग द सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। यानी अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे, उनके सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.992 और हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है हैविंग सेम बर्थडे। सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो कोई बात नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। हैविंग द सेम बर्थडे को अगर हम ई बोले तो ये नॉट ई की प्रोबेबिलिटी दी हुई है और ई की पूछता है तो 1 में से माइनस करके निकल जाएगी। हैविंग द सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी में लाओ यही निकाल देता हूं, ये आ जाएगी 1 माइनस 0.992। अब इसको माइनस कर लेंगे 1.000 और 0.992। तो 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 9 0 और 9 माइनस 9 0। तो इसका आंसर आया 0.008। तो फाइनली इसमें कोई टेंशन नहीं, ये भी वही सेम चीज है, बस पहचानने की बात है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये बॉल्स के क्वेश्चन आते हैं। कुछ आगे कुछ खतरनाक क्वेश्चन है, ऑप्शनल में भी बॉल के क्वेश्चन है, बट वो थोड़े खतरनाक है, उनको तो हम बाद में धीरे धीरे करेंगे। पहले ये स्टार्टिंग में बड़े इजी से क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों एक जैसे हैं, तो मैं 9 करा देता हूँ। 9 थोड़ा बड़ा है। इसमें मैं दिया एक बॉक्स है, उसके अंदर 5 रेड मार्बल्स है। बॉल की जगह मार्बल्स दे दी, कोई बात नहीं। तो जो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स है, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स वो है 5। नंबर ऑफ रेड मार्बल्स 5 है। और व्हाइट मार्बल्स, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स है हमारे पास 8 और नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स हमारे पास है 4। तो सबसे पहले टोटल निकाल लो। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू 8 प्लस 5 प्लस 4 यानी कि 17। अब इसके बाद तुम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी पूछी है रेड की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड मार्बल। अगर उसमें से हम 1 निकालेंगे और वो रेड होगा तो क्या चांस कितने बनेंगे? रेड कितने? 5/17। इसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है व्हाइट। तो व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी जो आएगी, क्योंकि व्हाइट मार्बल हमारे पास है 8/17। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी पूछी है नॉट ग्रीन।
ग्रीन ना हो। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो ये कि हम ग्रीन की निकाल के 1 में से माइनस कर दें, और दूसरा तरीका है कि हम इसमें से ग्रीन को छोड़ दें और बाकी के दोनों ले लें। तो 5 + 8 अपॉन 17, 13 अपॉन 17। तो कुल मिला के हमारे पास ये ऑप्शन बनता है। या फिर एक तरीका ये भी है कि हम टोटल 17 - 4 कर दें, यहाँ पे 17 - 4 13 आ जाएगा। तो कुल मिला के हमें अपना दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। इसके बाद सेम ऐसा ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें एक पिगी बैंक दिया है, गुल्लक दी है, और उसके अंदर 50 पैसे के कॉइन्स हैं 100, और नंबर ऑफ कॉइन्स 50 पैसा कॉइन। इसी को हम यहीं पे कंटिन्यू कर सकते हैं। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे के कॉइन जो है वो है हमारे पास 100। नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, 1 रुपए का जो कॉइन्स है वो है हमारे पास 50, और नंबर ऑफ ₹2 कॉइन, 2 रुपए के कॉइन है हमारे पास 20, और नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, 5 रुपए के हमारे पास है कॉइन्स 10। तो टोटल कॉइन्स हमारे पास जो है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास है 50, 100, 150, 170, 180। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है सबसे पहले 50 पैसा कॉइन की, 50 पैसे का कॉइन। तो 50 पैसे के जो कॉइन निकलेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 50 पैसे के कितने कॉइन थे, 100 थे, तो 100 अपॉन 180। तो डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे 5, और 2 से कैंसिल करेंगे 9, तो 5 अपॉन 9। फिर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, नॉट ए ₹5 कॉइन, 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए। तो 5 रुपए का सिक्का ना होने के लिए अब की बार मैं दूसरे तरीके से बताता हूं, 5 रुपए के सिक्के को हम टोटल में से माइनस कर देंगे। जिसको वो नॉट बोल रहा है उसको टोटल में से माइनस करना है, अपॉन 180, यानी कि 170 अपॉन 180। 0 से 0 गया, 17 अपॉन 18। तो कुल मिला के 17 अपॉन 18 हमारा आंसर आया। यह है 5 रुपए के सिक्के ना होने की प्रोबेबिलिटी। इसके बाद में फिर हमारे पास एक और 11th क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। एक एक्वेरियम है, उसके अंदर मेल फिश है, मेल फिश है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेल फिशेस हमारे पास है कितनी, मेल फिश है 5, और फीमेल फिश 8, फीमेल फिश 8। तो टोटल फिश 5 + 8 30। तो अब ये पूछता है कि अगर उस सारे उसमें से एक फिश निकाली जाए और वो मेल होगी, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए मेल फिश। मेल फिश की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो मेल फिश हमारे पास है 5, तो 5 अपॉन 30। तो कुल मिला के हम वो आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद में फिर हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 12 से थोड़ा सा डिफरेंट गेम स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे। थैंक यू।